अस्सलामु अलैकुम। आज के अखबार के साथ मैं मौलाना अदीब की दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। 31 जनवरी गुजर गई, इस्तीफ़े नहीं आए, ना हुकूमत के और ना ही अपोजिशन के। PDM के दावे झूठे निकले। जलील मानकपुरी ने कहा था, यहाँ तक उनके वादे झूठ निकले, कसम को भी हुई हाजत कसम की। वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा तो नहीं दिया, लेकिन मशरूत पेशकश कर दी। कहते हैं लूटा पैसा दे दो, इस्तीफ़ा ले लो। एक अजीब हैरत है, जो पैसा लाने के लिए हुकूमत मिली वही मांगा गया है इस्तीफ़े की शर्त पर। यह वही लूटा पैसा है जो हुकूमत के दूसरे दिन ही वापस आना था और मुराद सईद ने मुंह पे मारना था। इसी लूटे पैसे के नाम पर कड़ा एहतसाब होना था और इसी एहतसाब के नाम पर वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे। लेकिन अवाम क्या समझें, ये सवाल है। वज़ीर आज़म मज़ीद बोले, इनमें इस्तीफ़े देने की हिम्मत होती तो NRO करके मुल्क से ना भागते। ये वही NRO है जिसे हुकूमत पहले दिन से ना देने का कह रही है और अब तक कहे जा रही है, पर वो अभी भी बाहर हैं। लेकिन अवाम क्या समझे, ये सवाल है। नजम साकिब के अल्फाज याद आ रहे हैं कि दिल को आज तसल्ली मैंने दे डाली, वो सच्चा था, उसके वादे झूठे थे। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा है कि पूरी ज़िंदगी झूठे वादे किए और इस बार भी इस्तीफ़ों का झूठ बोला, यानी ये सब अपोजिशन ने किया। शायद इसीलिए आवाम सिर्फ हुकूमत के वादे याद रखे हुए हैं। ना कुछ मुंह पर मारा गया, ना किसी को NRO दिया गया, बल्कि घर भी मिलेंगे और नौकरियां भी। हाँ ना, जिसने जो किया है वो भुगतेगा, पर आवाम को वो सब मिलेगा जो हुकूमत ने कहा है। लेकिन आवाम क्या समझें, ये सवाल बरकरार है। अब तो हर दौरे हुकूमत के लिए ज़फ़र साहबाई के अल्फाज याद आ रहे हैं। झूठ भी सच की तरह बोलना आता है उसे, कोई लुकनत भी कहीं पर नहीं आने देता। नाज़रीन, हाज़िर होते एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तज़ियों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूं। दो शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन स्टूडियो में जो मौजूद हैं उनका ताल्लुक शोबा सहाफ़त से है और एक तवील अरसा से इससे मुंसलिक हैं, बल्कि बैनुल-अक़वामी अशाती अदारे से भी मुंसलिक हैं। हालात हाज़िरा पर बड़ी गहरी नज़र है। सहाफ़ी और तजियाकार जनाब ज़ैड मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मलिक साहब आपकी आमद का शुक्रिया। मैं जानता हूँ मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। चलते हैं दूसरी शख्सियत की जानिब। मेरे साथ दूसरी शख्सियत ऑनलाइन मौजूद हैं, शोबा वकालत से उनका ताल्लुक है। हालात हाज़िरा पर बड़ी गहरी नज़र है। माहिर कानून और तजियाकार जनाब बैरिस्टर वक्कास अब्रेर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम वक्कास। जी वालेकुम अस्सलाम अदीब। वक्कास साहब की भी शिरकत वक्त और तजिया का शुक्रिया। चलते हैं अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। ज़ैड मलिक साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान, उन्होंने एक इजलास की सदारत की और वहीं पर उनकी गुफ्तगू है। कहते हैं लूटा पैसा दो, इस्तीफ़ा लो। ये अपोजिशन को पेशकश की है उन्होंने, और साथ में कहते हैं 31 जनवरी भी गुजर गई, बाहर भागने वालों के पास इस्तीफ़े देने की अखलाकी ज़रूरत नहीं। अब तो ये सेनेट इंतखाबात की अहमियत बताते हैं। कैसे देख रहे हैं? वाकई बात तो ठीक है, किसी हद तक कि PDM जो अपोजिशन का इत्तेहाद था, उन्होंने वो डेट्स भी दी, दावे भी किए, और कुछ इस्तीफ़ा लेने के दावे थे और कुछ इस्तीफ़ा देने के दावे थे, और वाज़े तौर पे बोला था कि मुंह पे मारें जी जाके। लेकिन वाकई ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वज़ीर आज़म, एक तो ये है कि वाकई PDM जो है वो उनके दावे झूठे निकले। दूसरी जानब वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि लूटा पैसा दो, इस्तीफ़ा लो। इस पेशकश को कैसे देखते हैं? असल में ये पेशकश हम इसको सियासी बयान इस वजह से कहेंगे। पहली बात ये है कि जब हम किसी को ये बोलते हैं कि आप लूटा हुआ पैसा वापस दो, तो सबसे जो पहली चीज़ देखी जाती है वो ये देखिए क्या उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हमने पैसा लूटा था। यही तो एक्चुअल चीज़ है, हाँ, जिस पे वो प्ली ली जा रही है और अपोजिशन बोल रही है। हाँ, इसको हम एक सियासी बयान कह सकते हैं। लेकिन इस सियासी बयान से PTI वाले या जो उनके हामी हैं वो बड़ा वो कह रहे हैं देखें कितनी अच्छी पेशकश कर दी और बाकी चीज़ें हैं। लेकिन सवाल फिर वही पैदा होता है कि क्या अपोजिशन ने, जो जिन लोगों पर भी केसेस हैं, क्या उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया? जब वो कबूल ही नहीं कर रहे, कबूलियत वाले मरहले में ही नहीं है, तो फिर वो वापस करने वाला तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब मामला सर ये है कि जो केसेस चल रहे हैं, क्या आज तक ये हुआ कि केसेस में भी जाकर जो है वो इस चीज़ तक पहुँचे हों कि ये जो पैसा था ये वाकई गया?
देखिए बहुत सारी चीज़ों में इबहामात अभी तक पाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका अभी तक रिजल्ट अभी तक हमारे सामने नज़र नहीं आता। तो एक तो सर हमें एहतसाब वाला जो मामला जो चल रहा है जिसकी वजह से सारे मसाइल खड़े हो रहे हैं पीडीएम के बारे में, देखें जितना भी पीडीएम का एहतजाज है अभी तक यही राय पाई जाती है कि पीडीएम जैसे वो बोलती है हुकूमत बोलती है एनआरओ लेना चाहते हैं। मामला ये है, मसला ये है कि वो जो अगर वो वाकई एनआरओ लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, इन सारे मामलों को किसी ना किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए, वरना अगर ये चीज़ें किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगी तो इबामात और ज़्यादा होंगे, सियासी बयानात ही 5 साल पूरे चलते रहेंगे। लेकिन एक बात तो है कि पीडीएम ने जो वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया था उसमें जो तमाम जमातों की क़यादतें जो हैं, जैसे मरीम नवाज़ हैं, इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हैं, दावा तो उन्होंने किया था 31 जनवरी तक का, और बहुत सारी डेट्स आई, लेकिन 31 जनवरी का तो वाज़े तौर पे उन्होंने बोला ना। और जब वो 31 जनवरी गुजर गई, बल्कि बिलावल भुट्टो का बयान ये आया कि जी मोहलत गुजर गई। तो आपको क्या लगता है इस बयान से, इस दावे के ख़त्म होने से या हवा होने से या यूं कहने के धरा रह जाने से कोई पीडीएम की सियासत को फ़र्क पड़ रहा है? सियासी फ़र्क पड़ेगा ना सर, बार बार डेट्स देना वो चीज़ अपनी अहमियत खो देता है। अगर हम वैसे जेन्युइनली देखें इसको, बिल्कुल। तो चीज़ अपनी अहमियत को, अच्छा जब ये टाइम आ रहा था यानी 31 जनवरी आ रहा था, रात को 12 बजे टाइम ख़त्म होना था, अपने मीडिया का भी रवैया देखोगे, अब जी 20 घंटे रह गए, 15 घंटे रह गए, बहुत सारे काउंटडाउन भी चलते रहे, इस तरह चलते रहे। अब बात ये काउंटडाउन क्यों चल रहे थे? पहले तो पहली डेट्स पे काउंटडाउन, अब मीडिया भी अवाम की ज़रिए बात करता है, तो अवाम भी ये चाह रही थी कि भाई इस दफ़ा तो कुछ हो लेकिन जब इस दफ़ा भी कुछ नज़र नहीं आया और अब डेट गुजर गई, अब देखें अब जब डेट गुजर गई अब अगली डेट का इंतज़ार शुरू हो गया मेरे ख्याल से, क्योंकि अमली तौर पे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, ना ही उनकी तरफ से कोई ऐसा लाए अमल नज़र आ रहा है और ना ही कुछ ऐसी अमली चीज़ होती नज़र आ रही है जिससे कुछ ऐसा पता लगे कि शायद कोई टर्न ऐसी चीज़ होगा कि टर्निंग पॉइंट साबित होगा, या हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आए जिससे हमें ये पता लगे कि कुछ नया होने, यानी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा आपको? नज़र चले मैं ज़रा वक्कास साहब से भी पूछ लूँ कि क्या सूरत हाल उनकी नज़र में, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वक्कास अब्रेज़, मैं जानना चाहता हूँ, वज़ीर आज़म का बयान सामने आया है, कहते हैं कि जी लूटा पैसा दो, इस्तीफ़ा लो, और ये वाज़ेह तौर पर उन्होंने अपोजिशन को पेशकश किया, और इसके साथ साथ वाकई वो 31 जनवरी गुजर गई जिसके बारे में बड़े दावे किए जा रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? देखिए अदील, उर्दू का एक जुबानी ज़द आम मुहावरा है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो मैं ये समझता हूं कि ना ये लूटा हुआ पैसा वापस करेंगे, पहले तो ये बात तय करनी है, डिटरमिन करनी है कि आया कि जो करप्शन के एलिगेशन और एक्विजिशन इन पर लेवल किए गए थे, क्या ये वाकई ही उनको कन्विक्ट करवा सके या हमारे अदारे उनको कन्विक्ट कर सके जो लूटे हुए पैसे का एक एलिगेशन इन पर पोस्ट किया जाता है। लिहाजा ये तो कभी भी ना लूटा हुआ पैसा वापस आएगा, ना वजीर आजम का इस्तीफा होगा। जो करप्शन की बातें वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से की जाती थी हुकूमत में आने से पहले भी और अपनी हुकूमत में भी की जाती थी, अगर तो इनको लगता है कि इन्होंने वाकई ही पैसा लूटा है और हर अपनी तकरीर के अंदर ये एक ही बात करते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, जितने भी करप्ट एनालिसिस हैं पाकिस्तान के अंदर, करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व थे, इंडल्ज थे, मैं उनका जरूर एहतसाब करूंगा। तो फिर आप अपने अदारों को स्ट्रेंथन करें, आप अपने अदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग करें, अदारों के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल तब्दीलियां हैं वो लाएं। जब तक आप अपने अदारों की परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं करेंगे, आपको इस तरह की स्टेटमेंट्स देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लिहाजा ये वजीर आजम का जो बयान था, एक तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, ये चुटकुला था, जिस तरह हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स की तरफ से, पीडीएम की तरफ से पहले इस्तीफा लेने की बात की गई, फिर इस्तीफे देने की बात की गई, ना वो वजीर आजम का इस्तीफा ले सके ना अपने इस्तीफे दे सके। इसी तरह एक वजीर आजम का भी गैर रस्मी ये गुफ्तगू थी जिसके अंदर उन्होंने ये स्टेटमेंट अपनी जारी की। तो लेकिन वकास पीडीएम की जानिब से ये दावा जब पूरा नहीं हुआ तो आपको लगता है कि सियासी साख में काफी फर्क आया है ये अपोजिशन के इत्तेहाद में? अदील, बहुत ज्यादा फर्क आया है। और अपोजिशन जो ये कहती थी कि हमारे जमे गफीर, हमारी रैलियां, हमारे जलसे जुलूस, अवाम का समुंदर इनकी हुकूमत को बहा के ले जाएगा, वो तमाम बातें, वो नारे, वो सबज बाग पाकिस्तान की अवाम ने देख लिया। और 31 जनवरी गुजर गई और आज गालिबन 3 फरवरी है। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि ये पीडीएम ने मां सवाए पाकिस्तान के अंदर कोरोना को परवान चढ़ाने के कुछ भी नहीं इससे हासिल किया। और पाकिस्तान की अवाम की नजर ये कोविड की सेकंड लहर तो कर गए, लेकिन जो असल इनका मकसद था जिसके लिए इन्होंने तहरीकें चलाई कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, ऑयल प्राइसिंग बढ़ रही है, अशिया-उद-नोश की कीमतें आसमान से बातें करी, और इसके लिए ये बाहर निकले थे। इलेक्शन कमीशन का भी बीच में वो एक एलिमेंट जो था इन्होंने रेज किया। तो ये तमाम मकासद देखें तो इसमें से
खोदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ भी नहीं निकल सका। जो इनके हदफ थे, जो मकासद थे, जो टारगेट्स थे, वो अचीव नहीं हो सके। लिहाजा चले मैं किसी भी वकास मूवमेंट की अगर हम सक्सेस। जी जी, मैं वकास आपकी तरफ आता हूँ। मैं ज़रा जैड मलिक साहब से पूछ लूँ। मलिक साहब, बयानात तो अभी भी आ रहे हैं, रद्द अमल अभी भी आया है। मरीम नवाज़ कहती हैं जिसे कुछ नहीं आता वो इक़्तिदार पर मुसल्लत है। हमारे इस्तीफ़े ईमानदार बंदे जैसे नहीं कि स्पीकर बुलाए तो खाए। बताते हैं इस्तीफ़े क्या होते हैं, थोड़ा सब्र करो। यानी ये उन्होंने वाज़े तौर पे अब भी एक दावा किया है कि सब्र करो, बताते हैं कि इस्तीफ़े क्या होते हैं। पीटीआई से या हुक्मरान जमात से या वज़ीर आज़म पे डायरेक्ट। तो कैसे देख रहे हैं अभी भी ये बातें करना? आपको लगता है इनमें कोई वज़न है? वज़न अब क्योंकि दावे अभी तक दावे ही रहे हैं और बल्कि ज़ाहिर वो बात है, दावे भी हवा हो गए हैं हवा असूलन। भी हो गया। देखें ना, वो बात फिर हम पहले भी यही कर रहे थे कि जब आप बार बार दावे करते हैं और डेट्स देते हैं, और उसकी अहमियत लाजम खत्म बात हो है, जाती इस बात का तो मद्देनजर रखना चाहिए कि डेट्स आ जाती हैं, आ जाती वो हैं, वक्त बिल्कुल आ जाता आ है, जाती उसमें हैं। कोई काउंटिंग ऐसी नहीं है कि आप उसको बढ़ा पाएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखें हर शख्स मतलब आप कोई डेट कोई छोटा इवेंट रख लें, मतलब वो बिल्कुल पूरा कर दें। बिल्कुल उस छोटे इवेंट को आप कर लें। अगर वो आप बड़ा नहीं कर सकते, मतलब आप लॉन्ग मार्च नहीं कर सकते, आप कोई बड़ा धरना नहीं दे सकते, तो आप जो जैसे जलसे पहले कर रहे थे, देखिए जलसे भी खत्म, उन्होंने कहा अब खत्म हो गए, अब हम अगली उस पर जाएंगे। लेकिन अगर आप अगली स्ट्रेटजी पे नहीं जा सकते थे, हुकूमत पे मजीद आप किसी भी किस्म का दबाव डालने के लिए कोई भी आप वो प्लान नहीं कर सकते थे, तो फिर आपको भी जलसों पर रहना चाहिए था, जो आप कर तो रहे थे कम अज बिल्कुल कम। अब बिल्कुल। तो आप अगर यानी जो बिल्कुल नहीं काम आप करेंगे, कर सकते हैं या कर सकते थे उसी पे रहना चाहिए। उसी पे रहना लेकिन चाहिए। अब ये जो बड़ा धमकी आमेज सा जुमला है कि थोड़ा सब्र करो, अच्छा बताते सर, हैं इस्तीफे क्या इसमें होते एक बात देखें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात यह है कि जब हम अपोजिशन और हुकूमत का रवैया देखते हैं ना, अब दोनों को अगर हम उसको उसको हम रीड करते हैं कि यार ये कैसे करें। अब इनकी तरफ भी दो जो खातून है जैसे मरीम, वो तेज़ी से बयानात देती हैं। अब देखें इन्होंने जो फरदौस आशिक अवान को सिर्फ इसी वजह से लेके कि इधर से भी एक खातून हो उसको काउंटर करेगी। अब दोनों काउंटर कर रहे हैं, नई नई बयानात में पॉलिसीज़ ला रहे हैं और एक दूसरे को लेट डाउन उससे करने की कोशिश, नीचा दिखाने की यानी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अमली तौर पर तो दोनों साइडों से हुकूमत भी अभी उन चीज़ों पे, उन गोल्स पे जाती हुई नज़र नहीं आ रही जिस पे क्या कि वो आवाम को या बाकी चीज़ों मुतमईन कर सके। वो भी मतलब कोई अपनी कारकर्दगी के हवाले से बहुत अच्छी नहीं जा रही। तो पीडीएम भी कुछ ऐसा नहीं दिखा रही कि चलो उनके जो प्रेशर वो डेवलप कर रहे हैं कि या जो भी वो स्ट्रेटजीज अपनी कर रहे हैं उससे कुछ ऐसा हुकूमत प्रेशराइज होकर वो कुछ अच्छी चीज़ें करना शुरू कर दें ना। हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जो आवाम की बेहतरी के लिए नज़र आए ना। चले मैं PDM आवाम कुछ के ऐसा हवाले करता से भी नज़र आ रही है। आपके सामने सवाल रखूंगा, लेकिन मैं ज़रा वकास से पूछूं। वकास, आप कैसे देख रहे हैं मरीम नवाज़ के इस बयान को? रद्द अमल है वज़ीर आज़म के उस बयान का जिसमें वो वाज़ेह तौर पर कहती हैं कि थोड़ा सब्र तो करो, बताते हैं इस्तीफ़े क्या होते हैं। आपको लगता है कि कुछ और ऐसा होने वाला है जिससे वाकई सब्र करना चाहिए और कुछ ऐसा नज़र आएगा कि जो वो वाकई बताना चाहते हैं? देखिए दिल, जो पीडीएम की नाकामी है इनके जलसे जुलूसों के अंदर, आपने भी ये चीज़ें ऑब्जर्व की। फिर पीडीएम के जो बयानिया था उसके अंदर जो दरारें आई, जो कन्फ्लिक्ट्स, जो कंट्रडिक्शंस, तदादात और तफावात ने जन्म लिया। मैं नहीं समझता कि पीडीएम बज़ाहिर तो ये परामा फशा ये चीज़ें शो करती है, जाहिर करती है कि हम लोगों का बयानिया एक है, हमारा मकसद एक है, और मकसद ये है कि वज़ीर आज़म घर चले जाएं और हम लोग फिर से जो है इलेक्शंस करवाएं या हुकूमतें बनाएं और फिर उसी तरह इस मुल्क के अंदर अपने मर्जी के मुताबिक अपनी हुकूमतें चलाएं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीडीएम का जो, अगर इसको देखा जाए कि इसके बयानी के अंदर कितनी ज्यादा वुसअत है, ताकत है या स्ट्रेंथ है, तो ये तो आपने देख लिया गुज़िश्ता 3 से 4 महीने के अंदर जो बिल्कुल। इनके जलसे जुलूस थे, जो इनका बयानिया था, वो तो दम तोड़ चुका है। इसके बाद ये सारी बातें करना, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल लेकिन स्कोरिंग वकास, है एक बड़ा कि वो अहम अपने सवाल पॉलिटिकल। है जो मैं ज़रूर पूछना चाहता हूँ, बल्कि ज़ैड मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी मैं पूछूंगा। लेकिन पहले आपसे कि जो सूरत हाल पीडीएम की है उनके दावे भी हवा हो गए, और जो सूरत हाल हुकूमत की है उनके वादे भी हवाई हो गए, यानी वो भी कोई वफा ना कर सके अपने वादे। तो क्या लगता है अब आवाम को आप कहाँ देख रहे हैं? आवाम की जानिब से कोई रद्द अमल नज़र आ रहा है? देखिए अवाम की, मेरे ख्याल में अवाम की जुबान पे एक ही सवाल है कि तेरे वादों पे कब तलक मेरा दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना मेरी आस टूट जाए। चाहे वो हमारी जो है इस वक्त हुकूमत के वादे हो, चाहे हमारे अपोजिशन के वादे हो, दोनों के वादों के अंदर जो आपने बात की कोई दम हम नजर नहीं आता। हमारी जो हुकूमत की तरफ से बातें थी, नारे थे, दावे थे कि हम एशिया खुर्दनोश की कीमतों को कम करेंगे, हम पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देंगे, नौकरियों के, घरों के, वजीर आजम हाउस को मस्मार करके, गवर्नर हाउस को खत्म करके वहां पर लाइब्रेरी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के, तो अदील उनकी तरफ से भी जो वादे थे, जो प्लानिंग थी, वो
कभी भी आज तक परफॉर्मेंस में नहीं बदल सकती है। एट द सेम टाइम अगर हम पॉलिटिकल अपोनेंट्स को देखें तो ये लोग वो लोग हैं कि जिनके ऊपर तो खुद बहुत ज्यादा एलिगेशंस हैं, जिनकी बिल्कुल हुकूमत पे, जिनकी कारकर्दगी पे खुद बहुत ज्यादा सवालात उठाए जाते हैं। हम हमेशा ये बात करते हैं कि जब आप दूसरों को नसीहतें करते हैं तो आप अपने गिरेबान में भी झांक कर देखें और अपनी हुकूमत की पॉलिसीज और परफॉर्मेंसेस को भी देखें कि आपके दौर में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थे, कौन कौन से इश्यूज थे। क्या आपके दौर के अंदर हमारे जो आज मौजूदा दौर के मसाइल हैं, क्या वो मसाइल नहीं थे? बिल्कुल थे। लिहाजा दोनों आपने जो बात की कि अगर पीटीआई की तरफ देख लें तो उनके अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके वादे भी वफा नहीं हो सके, उनके वो कोदो कोलो करार थे जो नून लीग के से पहले। तो दोनों के एंड्स पे प्रॉब्लम, और सफर जो चीज कर रही है वो पाकिस्तान की अवाम है, पाकिस्तान के लोग हैं, जो एक एक तरफ हुकूमत की तरफ से बड़ी उम्मीद, बड़ी नजरों से देखते हैं। एट द सेम टाइम जब डिलीवरेंस नहीं देखते, बयानात देखते हैं हुकूमत की तरफ से, मैं ये समझता हूं कि इनको जो है अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। और एट द सेम टाइम हमारी जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, मैं ये समझता हूं कि ये मौजूदा जो अब जो 31 जनवरी गुजरने के बाद इनकी जो तहरीक थी, पीडीएम थी, वो भी अपना मुकाम खो चुकी है। सही सही। ज़ेड मलिक साहब, आपकी जानिब आऊँगा और यही सवाल मेरा आपसे भी होगा कि अवाम का रद्द अमल आप कैसे देख रहे हैं कि एक तो पीडीएम जो उसके दावे वाकई पूरे ना हो सके और अवाम का कहीं ना कहीं एतमाद बहाल नहीं कर पाई पीडीएम, और दूसरी जानब हुकूमत है, उनकी कारकर्दगी, महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है। तो इन सारे दोनों यानी हुक्मरान जमात और अपोजिशन की जानब से अगर आवाम मायूस होती है तो अवाम किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है? आपको लगता है कोई तहरीक आएगी या कोई ऐसा सब्र का पैमाना लबरेज होता हुआ कोई एहतजाजी सूरत हाल अवाम की जानिब? देखिए, अवामी तहरीक आती तो नज़र नहीं आ रही कि अवाम मुत्तहिद होंगे, कोई ऐसी तहरीक चलाएंगे। ज़ाहिर बात है, जो सियासी पार्टियाँ होती हैं वो हम हमेशा अवाम को जो है नुमाइंदगी करती हैं और वही अवाम की आवाज़ उठाती हैं, असम्बलीज़ में भी या दीगर फोरम्स के ऊपर भी। लेकिन बात यह है कि आपके इस सवाल में जो सबसे अहम चीज़ जो मुझे नज़र आती है वो ये कि अवाम अगर मायूस हो जाए तो किस तरफ देखें, मतलब किस पार्टी की तरफ देखें। अब पार्टीज़ में तो एक तरफ पीडीएम बन गई, एक तरफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से बहुत सारी तवक्कुआत थी जब ये हुकूमत आई थी और ज़ाहिर बात है इनके नारे भी थे, मामलात भी थे। लेकिन अब जबकि पूरे होते नज़र नहीं आ रहे हैं, अवाम में मायूसी जा रही है, क्योंकि देखिए अवाम की जो बुनियादी चीज़ है वो महंगाई, सबसे ज़्यादा तो महंगाई के ऊपर फोकस किया जाता है कि महंगाई बढ़ रही है, जिससे निचला जो तबका है, मुतवसत तबका तक मुतासिर होता है हमेशा जो है महंगाई से। अब वो तो अपनी जगह पर वापस नहीं आ रही। अब बात ये है कि अवाम जो है क्या वो कुछ इस तरह का कर सकती है कि कोई हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़े, लेकिन उसके लिए सबसे अहम चीज़ रहनुमा चाहिए होता है। कोई रहनुमा उठता है, उसके क़यादत करे कोई, जी क़यादत करे कोई। तो इस तरह की अभी तक तो क़यादत कोई नज़र नहीं है, ना पीडीएम में से कोई इस तरह का लीडर। देखे ना, वो बात वही आ जाती है, डेट्स पे डेट्स भी दे रहे हैं, बाकी मामलात भी करें, लेकिन उसमें कहीं अवाम की बात कहीं नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल, अभी तक की तमाम दौरानिए में, हुकूमत के दौरानिए में जितनी मीडिया टॉक्स हो गई, जितने इजलास हो गए और जितने यानी ऐवानों में जो गुफ्तगू हो चुकी, जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहस होनी चाहिए, वहाँ पे कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया कि अवाम के अवामी मसाइल पे कहीं पे भी गुफ्तगू नहीं होती। हर एक के अपने इंटरेस्ट हैं, हर कोई अपने इंटरेस्ट के पीछे भाग रहा है। इस तरह जो अवामी इंटरेस्ट हैं, यानी अवाम के वो चीज़ें जो अवाम के फ़ायदे में जा बुनियादी मसाइल हैं, वो तो किसी फोरम पे में डिस्कस होती नज़र ही नहीं आती। अगर तो ऐसी सूरत हाल में आपको नहीं लगता कि अवाम में कोई तहरीक अज खुद यानी तैयार हो, कोई जत्था या कोई कौम या ग्रुप या कोई हिस्सा? देखिए, उससे इस वजह से नज़र नहीं आ रही कि उससे जब भी ऐसी तहरीक पनपती है या आगे बढ़ने के लिए, तो उसके लिए कुछ ग्राउंड्स बनती हैं, कुछ ख़ास ग्राउंड्स होती हैं, जिसके बाद कुछ लोग उठते हैं। जैसे अभी इंडिया में किसान तहरीक उठी और उन्होंने वो सारा कुछ कर लिया, तो पाकिस्तान में कुछ इस तरह की ना कोई कम्यूनिटी नज़र आ रही है, ना मामलात नज़र आ रहे हैं कि कोई तहरीक। लेकिन अभी तक ना हुक्मरान जमात और ना ही अपोजिशन की जानब से कोई इतना पूरे तमाद किस्म की सूरत हाल है कि अवाम उन पर रिलाय करें। नहीं, अवाम कर ही नहीं सकती, ना इनका ऐसा कोई बयानिया भी नहीं है ना सर। आप इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, कोई बयानिया कोई होता है अवामी हवाले से तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर वो चले, मैं जरा वक्कास से पूछता हूँ। वक्कास, एक और अहम बयान है साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का, कहते हैं, बल्कि उन्होंने तो हुक्मरानों से सवाल किया है कि गलती आपकी तो कसूरवार अवाम क्यों? आपको नहीं लगता ये सवाल दोहराया गया है? इससे पहले इमरान खान करते थे और ये अपोजिशन का यूँ कह लें रवायती सवाल भी है, लेकिन सवाल तो है, और हालिया जो सूरत हाल है उसमें कारकर्दगी भी आपके सामने है। तो कैसे देख रहे हैं शाहिद खाकान का ये सवाल करना? देखिए, बिल्कुल जायज सवाल है, और मैं ये समझता हूं कि ये सवाल शाहिद खाकान अब्बासी का नहीं है, बल्कि पूरी पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम का ये सवाल है। बहुत सारी हमारे हुकूमती अराकीन, हमारे हुकूमत में बैठे हुए कबीना बाशमूल
प्राइम मिनिस्टर हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस, उनकी तरफ से अगर देखा जाए तो जो बातें, जो नारे किए जाते थे, वो बिल्कुल परफॉर्मेंस का रूप नहीं धार सके। और ये बड़ी बदकिस्मती है। पाकिस्तान की आवाम ने पहले ही पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर, नून लीग के दौर के अंदर बहुत ज्यादा सफरिंग देखी है। पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर भी आपको पता है दिल, सबसे बड़े जो बिल्कुल क्राइसिस थे, एनर्जी क्राइसिस थे, और जब नून लीग की हुकूमत आई तो उसके अंदर भी बेशुमार क्राइसिस थे, चैलेंजेस थे, जिनका उन्होंने सामना करने की भी कोशिश की और आती रहा, उसमें डिलीवरेंस भी ली। जो इस हुकूमत का जो सबसे बड़ा बयानिया था, जिस पे इस हुकूमत को बहुत सारे लोगों ने वोट भी दिए और वकला बरादरी में बड़ा अप्रिशिएट किया, वो ये कि पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन है वो ओजे बाम पर है। हमारे हुक्मरान जो हैं वो इस अवाम का पैसा बड़ी बेदर्दी से लूटते हैं, चाहे वो पेट्रोल की कीमतें हैं, वो ऑयल प्रोसेसिंग है, सब के अंदर जब इनकी कीमतें बढ़ती हैं तो हुक्मरान वक्त चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे। ये सारी वो बातें थी जो पाकिस्तान की अवाम से की जाती थी और उनको इत्तेमाद में लिया गया। और पाकिस्तान की अवाम ने भी जो इस हुकूमत पे इत्तेकाद किया, इनको वोट की पावर से नवाजा, वो इसी वजह से था कि ये हुकूमत की जो बयानिया है वो बड़ा स्ट्रांग है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस बयानिए के प्रचार का, उसको एग्जीक्यूट करने का, या प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिकली उसको इन्फोर्स करने का जब वक्त आया, तो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि हम पाकिस्तान में देखते हैं बहुत ज्यादा माफियाज हैं, ये बड़ा सख्त निजाम है, हमारा बिल्कुल होमवर्क मुकम्मल नहीं। तो इस तरह के बयानिए से या बातों से वाकई कानबासी की बात ठीक है कि आपकी नाकामी से, नाहली से कौम सफर करती है। लिहाजा आपने अगर एक रोड मैप तैयार किया था तो आपको उस रोड मैप को एग्जीक्यूट करने के लिए या उसको अपने बयानिए के डिलीवरेंस के लिए कुछ इकदाम तो करने चाहिए। और आप कैसे कहते हैं कि आप माफिया के हाथों जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं, या माफिया बड़ा स्ट्रांग है, चाहे वो इनकम सही, टैक्स यानी आपका ऑर्डिनेंस की कहना है कि बात शायद की जाए, खाकान टैक्स अब्बासी लेवी जो की कह बात रहे की, हैं वो सब में बिल्कुल ठीक प्रॉब्लम। है। सही। ज़ेड मलिक साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा और आपसे यही जानना है कि शायद खाकान अब्बासी जो कह रहे हैं वाकई ऐसा ही है कि गलती हुक्मरानों की है और कसूरवार आवाम को ठहराया जा रहा है। एक तो उनका सवाल है कि आखिर ये क्यों, और दूसरी ये बात है कि वाकई जो हुकूमत की जानिब से कहा गया है उसके बाद ये सारी की सारी सूरत हाल, क्या हुकूमत इसका ज़िम्मा उठाएगी? और अहम सवाल ये है कि हुकूमत तो हर चीज़ का ज़िम्मा जो है वो साबिका हुकूमतों पर डाल देती है। अब बात वही आ जाती है कि पहले ये लोग भी हुक्मरान थे, नून लीग भी अब वो अगर बात यही है कि उस वक्त देखना पड़ेगा कि अवाम किन मुश्किलात का शिकार थी। क्या वो जो मुश्किलात थी अब चेंज हो गई हैं, बदल गई हैं? हम अवाम की मुश्किलात तो हमेशा एक जैसी रहती हैं, वो तो कभी भी नहीं बदलती। मिसाल के तौर पे हम लेते हैं कि चलो महंगाई हर दौर में होती है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो अवाम को बराह रास्त ताल्लुक़ रखती हैं वो हमेशा से उसी तरह होती हैं और हमेशा वो आगे जाती है। यानी पाकिस्तान में तो हमेशा ये देखा गया कि कभी भी जैसे किसी महंगाई शुरू हुई तो कभी वापस नहीं जाएगी, बिल्कुल, यानी वो ऐसी आगे से सूरत हाल आगे देखी जाएगी, गई। चीज़ों की कीमतें आगे से आगे, कभी वो वापस तो हुई नहीं है। जहाँ पे जिसने फिक्स कर दिया वो आगे चला गया। अब मामला ये है कि अगर पिछली हुकूमत अगली हुकूमत को कहती है कि आप इस चीज़ के जिम्मेदार हैं और अगली हुकूमत पिछली हुकूमत को कहती है आप जिम्मेदार हैं, तो वो सामने से सियासी बयानबाजी तो कह सकते हैं, लेकिन वो कोई रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ नहीं है। यानी आवाम के लिए तो रिलीफ नहीं है ना उसमें? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले वक्त में भी आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई रिलीफ मिलेगा, कोई बेहतरी आएगी? क्योंकि महंगाई तो अच्छी खासी हो चुकी है और उसके बहुत सारे यानी ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, इसके अलावा बहुत सारे आज़ाद व शुमार हैं। तो कुछ लगता है कि कोई बेहतरी आएगी या आवाम को पूरी उम्मीद हो? देखिए सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि प्लान, रोड मैप, जिसे हम रोड मैप बनाते हैं, प्लान बनाते हैं। हुकूमत अभी तक, जैसे हुकूमत जब आई थी तो 100 दिन में हम एक प्लान दे देंगे कि हम इस तरह करके वो कर देंगे, वो हमें आज तक नज़र नहीं है। वो 100 दिन पता नहीं कब पूरे होंगे, वो कैसे होगा। वो 100 दिन में तो वो 100 दिन पूरे नहीं हुए। उन्होंने कोई रोड मैप नहीं दिया, कोई प्लान नहीं दिया, उसके बाद 6 माह थे, फिर 1 साल था और बहुत सारा हुआ, लेकिन अच्छा खासा दुरानिया हो चुका, वो दुरानिया हो चुका और आज तक हुकूमत ये नहीं बता पाई कि वो करने क्या जा रहे हैं। देखिए सब इबाम का शिकार है। अच्छा, हुकूमत खुद भी इबाम का में बाजू का शिकार नजर आती है और बाजू का तो फिर वो कहते हैं कि वो अच्छा हमें तो इस पर तजर्बा ही नहीं था, हमें पता ही नहीं चला। बिल्कुल। देखिए ना, जब इस तरह के बयान देंगे और आपको अपनी लीडरशिप पे एतमाद ही नहीं होगा। सबसे पहली बात होती है कि लीडरशिप अपना एतमाद बनाती है, सबसे जो पहली चीज़ होती है। अच्छा, अब वो जो असल लीडरशिप होती है वो अपना इक़्तिदार में आने के बाद जो एतमाद बनाती है वो आम होता है, उससे पहले नहीं। उससे पहले तो दावे होते हैं, जैसे भी पीडीएम कर रही है, बहुत सारे दावे कर रही है, वो अपना एतमाद अवाम पे बनाने की कोशिश कर रही है। तो वो अभी इनका तो खैर ला हासिल है, लेकिन जिन लोगों का हासिल हो सकता है, यानी हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, वो इस वक्त साबित करें कि हम कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि उन्हें रोड मैप देना, वो बताना पड़ेगा कि हम ये देखें जी 2.5 साल, अभी हमें 1.5 साल हुए हैं, 2 साल हुए हैं, और ये हम अगले 3.5 साल में या 1.5 साल में, 2 साल में हम इस पोजीशन पर आ जाएंगे, हमने ये प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं, इससे ये जाके रिलीफ मिलेगा। ऐसी तो कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती, तो हम फिर किस पे उम्मीद लगाएं? चलें, मैं मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मैं वकास साहब से पूछता हूँ। वकास साहब, सेनेट के हवाले से बात करते हैं। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने का सदारती रेफरेंस, सेनेटर
रज़ा रब्बानी की आईनी तरमीम बिल पेश होने तक रेफरेंस पर समाअत रोकने की इस्तदा। और जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए हैं कि आईनी तरमीम पेश हो या ना हो, अदालत को तशरीह का इख्तियार हासिल है, लेकिन अदालत तशरीह तो ज़रूर करेगी। आपको लगता है कि ये मामला अदालती तशरीह से ही हल हो जाएगा, या लाजम बात है क्योंकि सियासी मामला है और ऐवान जो है ऐवान बाला की बात है तो प्लेटफॉर्म पे हल होना चाहिए? देखिए दीर, आईने पाकिस्तान के तहत जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर मौजूद है, अथॉरिटी मौजूद है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किसी भी लीगल क्वेश्चन पे जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो या पार्लियामेंट पाकिस्तान उसका हल तलाश करने में नाकाम हो या उसमें डबल माइंडेड हो, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रख सकती, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पे अपनी कोई किसी किस्म के रिमार्क्स, अपनी ऑब्जर्वेशन जरूर दे सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है, उनकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ये चीज आती है। और एट द सेम टाइम ये चीज मैं आपके जरूर गोशगुजार करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट जो तशरीह करेगी, दैट वुड नॉट बी बाइंडिंग अपॉन द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान टू अबाइड बाय। सुप्रीम कोर्ट की जो तशरीह होगी वो पार्लियामेंट को फॉलो करना या बाइड करना मैंडेटरी नहीं होगी। आइन के तहत तशरीह का राइट उनके पास बिल्कुल मौजूद है और ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का भी इस्तकाक है कि वो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ले। जहां तक दूसरा क्वेश्चन है, ये जरूर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहूंगा क्योंकि सेनेट के इंतखाबात भी करीब है कि आर्टिकल 226 के हवाले से बात की जा रही है कि ओपन बैलेट पेपर कर दिया जाए, शो ऑफ हैंड के थ्रू इलेक्शंस करवा दी जाए। मैं समझता हूं कि ये बड़ा खुश आइन तरीका है दिल। इसमें आप और मैं और पाकिस्तान की तमाम अवाम और खास तौर पे जो लीगल माइंड है, लीगल पर्सनैलिटीज है, वो इस मंसूबे को या इस अमेंडमेंट को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। वो इसलिए कि जब आप ओपन बैलेट पेपर कर देंगे तो फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, क्रिस्टल क्लियरली चीजें नजर आएंगी कि किसने किस शख्स को वोट दिया। इससे पहले जो हॉर्स ट्रेडिंग पाकिस्तान के अंदर ट्रेडिशन थी, जो एक बदतरीन ट्रेडिशन थी, जो प्रवोक और प्रवेल कर चुकी थी हमारे सेनेट के इंतखाबात के अंदर, आपने देखा कि करोड़ों रुपए लगाकर एक सेनेटर पॉलिटिकल अपोनेंट से वोट मांगता था और इतने वोट्स उसके पास होते नहीं थे जितने वोट्स वो ले लेता था। लिहाजा जो इनकी नीयत है, इस हवाले से मैं जरूर पीटीआई की गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि जो 72 सालों के अंदर काम ना हो सका, स्पेशली 1973 के लेकिन वकास एक अहम सवाल तो ये है कि अगर वो काम हो सका या नहीं हो सका, एप्रिसिएशन भी अपनी जगह पे, लेकिन कानून साजी करने के लिए सेनेट में इस वक्त तो अक्सरियत है नहीं हुकूमत के पास, और हुकूमत बार बार अगर इस बात के बारे में कह रही है तो कहीं ना कहीं हुकूमत को शायबा है, कोई डाउट है कि उनके लोगों की तरफ से कोई ऐसी सूरत सामने आए कि हॉर्स ट्रेडिंग हो। देखिए अदीर, एक तो आपने जो बात की, यू हैव एब्सोल्युटली पुट द नेल ऑन द हेड। इनके पास ना सेनेट के अंदर ना नेशनल असेंबली के अंदर, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है दैट ऑलवेज पास्ड बाय द 2/3 मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउसेज, उसमें इनके पास 66% अगर मेंबर्स की हमायत हासिल होगी तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला सकेंगे। लिहाजा सादा अमेंडमेंट की बात की जाए वो तो सादा अक्सरियत के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इनके पास इतने लोगों की हमायत, अगर आपने ये पॉलिटिकल अलायंस को, इत्तेहादियों को भी साथ मिला ले तो फिर भी नहीं है। लिहाजा ये एक मुश्किल काम है, लेकिन जब ये अमेंडमेंट प्रपोज करेंगे या बिल टेबल करेंगे, उसके बाद जब पॉलिटिकल अपोनेंट्स इनको वोट्स नहीं देंगे तो उस पे इनके लिए पॉलिटिकल स्कोरिंग करने के लिए बहुत वसीओ अरीज पैमाना होगा, और जिसपे ये कहेंगे कि हमने तो करप्शन का खात्मा करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर ये अमेंडमेंट आए और हमारी पॉलिटिकल अपोनेंट्स ने इसे पे मंजूर नहीं किया। लिहाजा इनके लिए पॉलिटिकल स्कोरिंग करने के लिए बहुत ज्यादा वास्ट यार्डस्टिक मौजूद होगा। सही। मलिक साहब, आप क्या कहेंगे सेनेट इंतखाबात के हवाले से? ओपन बैलेट कराने का सदारती रेफरेंस है, मैं कुछ और नज़र से देखता हूँ, मैं इस पे कुछ और सोचता हूँ, मैं अपनी सोच पेश करता हूँ। मैंने हमेशा ये देखा है कि अब हुकूमत जो है ना, इसने पेश किया जी कि ओपन बैलेट होना चाहिए, बैलेट के साथ होना चाहिए। अच्छा, जब गवर्नमेंट ये कहती है कि इस तरह होना चाहिए, इसका मतलब है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। अब वो पहले से ही इशू रेज करके ले आते हैं जिस पे पोजीशन फौरी तौर पे उन्हें पता होता है कि इन्होंने हमें फौरी तौर पे इस पे कहना नहीं 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 ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, यानी रिएक्शन दूसरे वाला सियासी चाल ही है, या बयान जो है या बयानिया जो है वो सिर्फ सियासत के लिए है, और जिसका जिक्र कर रहे हैं वकास अब्रेज के जी, वो पॉलिटिकल स्कोरिंग होगी, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, इसके पीछे रिजल्ट्स भी देखें ना। जब वो कहेंगे कि ये ओपन, अब वो कहेंगे नहीं, अब ये हुकूमत का इंटरेस्ट है कि ओपन जो होना नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इनका उसका वो अपोजिट चीज़ बताएंगे कि नहीं ये ऐसे होनी चाहिए, जब वो कहेंगे आखिर में आके बैठ जाएंगे हाँ नहीं नहीं ठीक है
हम इस पे आ गए, अब तो हमने पोजीशन की बात मानी थी ना, पोजीशन कहीं बेचारी रह जाएगी और ना बाकी। देखें ये इसी तरह जैसे पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होनी होती हैं तो रात को बताते हैं 12 रुपए महंगी होंगी, तो अब अवाम पे वही 12 रुपए महंगी हो जाएगी, ये तो सुबह वो 3 रुपए महंगी कर देते हैं, अब अवाम अच्छा वो सूखा सांस, अच्छा यार चलो 12 नहीं वो सूखा सांस क्या, बाकायदा खुशी होती है शहबाज गिल जैसी शख्सियत को, वो अच्छा खासा ट्वीट में कहते हैं कि जी 13 से हमने 3 कर दिया और वो खुशी, और अगली बार उन्होंने 12 से वो कर दिया, वो खुशी दोगुना हो गई, लेकिन वो बोझ कितना पड़ा उसके बारे में कोई नहीं सोचता। और आपका कहना है कि यही सूरत हाल यहाँ पे अपनाई जा रही है, चालबाजियां हम इसे कह सकते हैं, सियासी ये चालबाजियां हैं, सियासी चालबाजियां। अच्छा मलिक साहब, इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे ट्रैफिक हादसा हुआ है, कशमाला तारक के बेटे की अबूरी ज़मानत मंजूर हो गई है, लेकिन हादसे में 4 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। तो ये सारी की सारी सूरत हाल पर कशमाला तारक कहती हैं हादसे का जिम्मेदार बेटा नहीं, मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, वाक़े की CCTV फुटेज देख कर जिम्मेदार का तयन किया जाए, और इज़हार अफसोस भी किया उन्होंने मुतासरा ख़ानदानों से। तो क्या आपको लगता है, यानी इसमें जहाँ पे जानी से हो जाता है वहाँ पे तो और भी सूरत हाल है, लेकिन उनका ये कहना है कि उनके साथ जो है ना मीडिया ट्रायल उनका किया जा रहा है, उसके उनका मौक़िफ़ ये भी है ना कि वो बेटा तो मेरा चला ही नहीं रहा था, वो तो ड्राइवर चला रहा था। बिल्कुल, वो कहती हैं कि CCTV फुटेज देखी जाए, जी देखी जाए, अब बेटा चला रहा था, अब हम तो मौजूद नहीं थे कि हम देख सके, लेकिन ज़्यादातर जो अभी तक हम सुन रहे हैं या जो हम CCTV फुटेज हमने अभी तक देखी, हमें तो ये लग रहा है कि उनका बेटा चला रहा था और ये इस तरह हुआ। तो इस तरह के जो ट्रैफिक हादसे देखें, इशारा तोड़कर बाकायदा तौर पे हिट करना किसी को, ये, और 4 बंदों का जान से हाथ धो बैठना, देखिए एक जान की कीमत कितनी ज्यादा है, पूरी इंसानियत के बराबर करार दी गई। उसमें जो भी गलती होगी वो तो कंट्रडिक्शन या वो जो भी सूरत हाल है लीगलिटी वो तो बाद में सामने आएगी, लेकिन अगर वाकई वो राइट पे हैं तो फिर तो ये बनता है, लेकिन जाने तो गई, वो जानों के हवाले से ये सूरत हाल तो होगी, लेकिन उन्हें क्यों लग रहा है कि मेरा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है या सियासी रंग दिया जा रहा है? वो इस वजह से कि कहीं मेरा बेटा ना फंस जाए, बात तो ये है, उनके किसी हद तक वो जवाज ही है। देखिए सर, बात ये एक जेन्युइन बात है, जो शख्स गाड़ी चला रहा है वही मौके पे भी मौजूद होगा, वही सारा कुछ होगा, वो भागेगा, 10 लोग देखेंगे, ठीक है, उनको पता होगा कौन भाग रहा है। अब जो बड़े लोग होते हैं, हमने हमेशा यही प्रैक्टिस देखी है, पाकिस्तान में भी ये देखी है, इंडिया में भी मैं बड़े कुछ ऐसे वाक़यात मैंने जो देखे, मेरी नज़र से गुजरे, कि वो जो बड़ी पर्सनैलिटी होगी वो एक्सीडेंट करेगी लेकिन ड्राइवर पेश कर देगी। अब सलमान खान साहब वाला वाक़या भी इसी तरह हुआ था, आपको याद हुआ था। तो ये इस तरह पाकिस्तान में भी यानी कि यही है कि वो दूसरे को पेश कर दिया जाता है, और वो ज़ाहिर बात है, जो आपके जो फैमिली होगी उसका खर्चा सारा हम उठाएंगे, मामलात करके दूसरे को पेश करके अपने उसको बचाया जाता है। तो यहाँ इस ज़ाहिर बात है खदशात। चले मैं बैरिस्टर साहब से पूछता हूँ, बैरिस्टर साहब आप कैसे देख रहे हैं, ये हादसा हुआ है, 4 जानें जा चुकी हैं, और कशमाला तारक वो पॉलिटिकल अपनी अहमियत रखती हैं और उसी हवाले से वो कह रही हैं कि हादसे का जिम्मेदार बेटा नहीं, मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, तो आप कितना इत्तेफाक करते हैं? देखिए, मैं अदील एक बात तो लीगली आपको ज़रूर बताऊंगा कि जब भी इस तरह के हादसात आते हैं, पहले तो लवाहिकीन के साथ अल्लाह पाक इनको सब्र जमील अता करे। एट द सेम टाइम जहाँ तक हमारे लॉ ऑफ लैंड की बात है और तज़कियात पाकिस्तान की दफात की बात है, तो ऐसे मुकदमात में या तो कत्ल हता की दफात इंक्लूड की जाती हैं, अगर कत्ल जानबूझकर नहीं किया गया। एट द सेम टाइम अगर हम ये देखें कि अगर किसी के इलीगल एक्ट से, किसी की ओवर स्पीडिंग से, सिग्नल तोड़ के किसी को हिट करने से किसी की जान गई है, तो सेक्शन 322 इंपोज किया जाता है कत्ल बिसबब का। तो लिहाजा चूंकि इसमें ऐसे हादसात के अंदर किसी की नीयत तो इन्वोक नहीं होती, किसी की इंटेंशन तो इन्वोक नहीं होती, तो इन दफात का जो है वो अप्लाई किया जाता है, इतलाक किया जाता है, और ये दोनों दफात जो है स्पेशली 322 जो है ये बेलेबल दफा है, और इसमें मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो दियत है। दियत तो पाकिस्तान के हर साल के साथ जब जो बजट पेश किया जाता है तो बजट के दौरान जो दियत की कीमत इस वक्त 25 लाख के लगभग है, लिहाजा दियत की जो है वो अदायगी होती है ऐसे मामलात के अंदर जो कि पाकिस्तान के राजुल वक्त कावानीन के मुताबिक है। एट द सेम टाइम जो मीडिया ट्रायल की बात है, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हमारी मुल्क के अंदर, हमारे माशरे के अंदर जब भी कोई हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी या खास तौर पे हमारे कोई पॉलिटिकली कोई ऐसी पर्सनैलिटी या आइकॉन इस तरह का, उनके बच्चे, उनके किथ एंड किन या उनके रिलेटिव्स किसी किस्म की इस तरह की एक्टिविटी में मुलव्वस नजर आए, तो फिर बात का बतंगर बना दिया जाता है बहुत ज्यादा इसको हाइप दे दी जाती है, और मीडिया कहीं ना कहीं किसी हद तक वो ठीक कह रही है कशमाला तारक के वो मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। बिल्कुल मीडिया ट्रायल, ये ना सिर्फ कशमाला तारक बल्कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी हाई प्रोफाइल लोग हैं, पर्सनैलिटी, उनका बिल्कुल इस तरह का ट्रायल नजर आता है। मलिक साहब, पाकिस्तान और भारत को मसला कश्मीर पुरअमन तरीके और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करना चाहिए, ये कहना है आर्मी चीफ का। उन्होंने GD पायलट पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा, वादे कहा कि हम की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। तो कैसे देख रहे हैं, लेकिन भारत तो हटधर्म है। देखिए सर, पुरअमन जो कौमें होती हैं जो चाहती हैं कि अमन हो, और वो इसी तरह के बयानात देती हैं, और वो चाहती हैं कि मसाइल हल हों,
और अच्छे तरीके से टेबल टॉक से हल हों, टेबल पे बैठे हैं, बात करें और हल हों। हमेशा पाकिस्तान ने तो यही कोशिश की है। चीफ आर्मी स्टाफ साहब का बयान भी जो है इसी तनाजुर में है और वो हमेशा लेकिन वो LOC पे भी उनकी जानिब से बार बार बिला इस्ताल वो फायरिंग भी की जाती है और सिविलियन को निशाना बनाया जाता है शहरियों को। अभी कुछ टाइम से तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर किया जा रहा है और बहुत सारे लोग जख्मी और जानों से हाथ धो रहे हैं। अब बात यह है कि इस सारी चीज़ को उठाना चाहिए, आलमी फोरम्स पर उठाना चाहिए। और मैं दफ्तर खारजा तलबी भी हुई है सीनियर भारतीय सफारतकार की, लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ता। लेकिन सर देखिए, सिर्फ सफारतकार को बुलाने से मसला हल नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये आलमी अदालत इंसाफ में उठाना चाहिए, बार बार UNO में उठाना चाहिए मसला। ये छोटा सा मसला नहीं, देखिए जाने चली जाती हैं और फिर आबादी में और बहुत सारे नुकसान होते हैं। सबसे अहम बात तो ये है कि शहरियों का कसूर क्या है, क्यों उन्हें निशाना बनाया जाता है। वकास अवरेज साहब, मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगा, आर्मी चीफ ने कहा है कि मसला कश्मीर जो है वो पुरअमन तरीके से और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करना चाहिए और वाज़ेह तौर पे बोला है कि हम की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए, लेकिन भारत बाज नहीं आता। वजह क्या है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारत की ये हार्दधर्मी है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक नाइंसाफी है और तरीही तौर पे गलती है। और जो गांधी का नजरिया था, ये मोदी ने उस नजरिए को जेरे जमीन दफन कर दिया है और ये हिंदुस्तानी पछताएंगे, ये जो मोदी की हरदर्मी है। और जहां तक हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात है अदील, ये बात पूरी दुनिया बावर कर चुकी है और लेटेस्ट जो रिपोर्ट भी आई है इस हवाले से, उसमें भी पाकिस्तान की आर्मी की बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिलती है, एडमायरेशन कोई शक मिलती नहीं, है। दुनिया मानती है। पाकिस्तानी ये होने के बावजूद भी पाकिस्तानी अवाम के चीफ का ये ये पाकिस्तानी स्टेट के चीफ का ये कहना कि हम अमन के दाई हैं, हम अमन के हामी हैं, मैं ये समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। और लेकिन मैं दूसरा क्वेश्चन भी, क्योंकि वक्त मेरे पास महदूद है, वकास साहब, किसानों का 6 फरवरी से भारत बंद करने का ऐलान, हाईवेज ब्लॉक, ट्रेनें रोक दी जाएंगी, कैसे देख रहे हैं इतना एहतजाज और भारत के अंदर ही? बहुत बड़ा एहतजाज है। ना सिर्फ ये है, सिटीजन एक्ट है, फिर उसके बाद कश्मीरियों के मामला है, फिर सिखों ने भी कल तहरीक शुरू कर दी है, लिहाजा खालिस्तान की भी तहरीक है, सिखों की भी तहरीक है। ये जितनी भी तहरीकें हैं, ये भारत की गवर्नमेंट के मुंह पे तमाचा है जिसकी रसीदें पाकिस्तान तक वो महसूस की जा रही हैं। लिहाजा जब तक ये अपना वतीरा, अपना तुरा इम्तियाज और अपनी तर्ज सियासत नहीं बदलते, इसी तरह के जो एहतजाज, प्रोटेस्ट वहां पे नजर आएंगे और ये गवर्नमेंट की वहां पे जो रिट है वो बहुत ज्यादा कमजोर नजर आएगी। सही। मलिक साहब, महदूद वक्त में जानना चाहूंगा, आप कैसे देख रहे हैं मोदी सरकार के ऊंचे हथकंडे हैं और स्पेशली जहाँ पे एहतजाज किया जाना है, धरने की जगह बिजली और पानी की फराहमी मुअत्तल। मोदी साहब हमेशा से हठधर्मी के वाले उन्होंने पॉलिसी से, बिल्कुल उनका बैकग्राउंड वो लाजम बात है, गुजरात के जो मामला है उनसे जुड़ा हुआ है। बहुत ज्यादा वो सफाक तबीयत के मालिक हमें तो लगे हैं, अपने जितने भी आज नहीं वो हैं, हमें क्या लगना है, अमेरिका ने भी तो बैन किया हुआ था उन्हें। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन वो सफाकियत भारत को कहाँ लेके जा रही है? देखें ना, भारत जो था वो एक ऐसा मुल्क, अपने सेकुलर मुल्क के तौर पर दुनिया को अपना रूप पेश करता था। लेकिन ये सब कुछ मोदी साहब के आने से पहले तो आप किसी हद तक समझ सकते हैं, चले सेकुलर था, जो थी उन्हें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हासिल थे, लेकिन मोदी साहब ने जो अपनी पॉलिसीज बनाई हैं, इन्होंने तो इंडिया को बहुत पीछे मतलब ले गई हैं और ले जाएंगी। मोदी सरकार की वजह से इंडिया बहुत पीछे चला गया सर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। सही। वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाजत लेना होगी। ज़ैड मलिक साहब, आपकी आमद का शुक्रिया। वकास अवरेज, आपकी शिरकत, वक्त और तजिए का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।